पहला टॉपिक आज का है, वो है फर्स्ट एवर वैक्सीन टू बी यूज्ड अगेंस्ट एमपॉक्स। ये डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव करी है वैक्सीन। ठीक है, आपने खबर पढ़ी ली होगी, जब भी जो भी पढ़ी होगी। ठीक, तो ये वैक्सीन कौन सी क्या है? डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली अप्रूव करी है वैक्सीन अगेंस्ट एमपॉक्स। एमपॉक्स इज मंकी पॉक्स। ठीक, मैं पहले सोच रहा था कि पीपीटी में फोटो डालूं, बट इतना बेकार दिखता है वो, मैंने कहा तुम गूगल कर लेना मंकी पॉक्स। तो बीमारी हम पीपीटी में नहीं दिखाऊं ज्यादा अच्छा है। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो जाए तुम्हारा, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाए, तो मैं एक बार गूगल करो जरा जल्दी तुरंत, मंकी पॉक्स कैसा दिखता है। तुम देखो, मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम देखो। ठीक है, आवाज किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही इसकी? माइक अंदर लगा हुआ है क्योंकि आज थोड़ी सी कम आ रही है वॉल्यूम। कोई बात नहीं, सुनाई तो दे रहा। हाँ ठीक, तो बाहर भी कर सकते हैं वैसे, माइक ऐसी कोई बात है नहीं। अब सही, मच बेटर। ठीक, हाँ, तो देख लिया आपने मंकी बॉक्स? मजा आया देख के? बिल्कुल, साबूदाना और मंकी बॉक्स सेम। ठीक, नवरात्रि चल रही है, आप उससे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव करी फर्स्ट एवर वैक्सीन। मंकी बॉक्स के खिलाफ आज तक एक भी वैक्सीन नहीं बनी थी, क्योंकि मंकी बॉक्स कोई खास एक पैंडेमिक डिक्लेयर था ही नहीं बहुत पहले। ठीक, आ तो बहुत पहले गया था, बट केरला में भी आपने देखा होगा, मैंने एक बार न्यूज करवाई थी कि मंकी पॉक्स का पहला केस, दूसरा केस आया है। ठीक, तो एक एक दो केस चलते रहते थे। बट अब रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा बड़ा पेंडेमिक बन चुका है, एंड वो इसीलिए उसकी एक वैक्सीन बनाई गई और अप्रूव करी गई। अप्रूव करने का मतलब क्या होता है? अप्रूव करने का मतलब ये है कि अब जैसे कोविड की वैक्सीन थी, जब तक मॉडर्ना की कोई वैक्सीन या फिर कोविशील्ड को वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई थी, तो उसको ऐसे तो पतंजलि किट जैसे थोड़ी सप्लाई कर दोगे। ठीक, जब तक आप अप्रूव नहीं करते, आप सप्लाई नहीं कर सकते, आप उसके आगे वाले प्रोसेस पे नहीं जा सकते कि अब हम इसको इरेडिकेट करेंगे डिसीज को। ठीक, तो मेजर स्टेप स्पेशली इन अफ्रीका वेयर एमपॉक्स आउटब्रेक्स हैव बीन पर्टिकुलरली सीवियर। तो आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए, अगर आपको कोई कुछ भी बोले कि भाई ये वाला डिजीज कहाँ से निकला, वो वाला डिजीज कहाँ से निकला, अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है दिमाग में, आपको तुक्का मारना है। अफ्रीका की कोई कंट्री अगर ऑप्शन में दी हो, लगा दो उठा के। ठीक, बीमारियों की जड़ ही आधा वो कॉन्टिनेंट है। ठीक, सबसे पहली बात तो गंदगी बहुत है, तो ऑब्वियसली बीमारियां निकलती हैं। दूसरी बात, वो गंदगी साफ करने के लिए पॉवर्टी बहुत है, तो इसीलिए वो गंदगी साफ भी नहीं होती। और मेल न्यूट्रिशन बहुत है, तो इम्यूनिटी वीक है। फिर इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए पैसा है ही नहीं अगेन, तो और पैसा जितना है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जा रहा है, तो अगेन वो पॉवर्टी कंटिन्यूअस है इतने साल से। ठीक, अफ्रीका में जितने पैसे वाले हैं, वो सिर्फ या तो बहुत ज्यादा गरीब मिलेंगे तुम्हें, या तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे वाले मिलेंगे पूरे अफ्रीका में। इजिप्शियंस कह लो चाहे साउथ अफ्रीका नीचे तक कह लो। ठीक, बीच के देश तो ऑलमोस्ट बर्बादी है एक तरीके से, तुम देखोगे जब, उनमें कुछ भी नहीं है, नाम का ही है। ठीक, एक नाइजीरिया में है या फिर कहाँ है, नामीबिया में एक व्हाइट सैंड डेजर्ट है, व्हाइट सैंड का कुछ एक, क्या नाम है उसका, मैं देख के बताता हूँ। तुमने एक मूवी तो शायद देखी हो या फिर गाना सुना ही होगा, गुजारिश। मूवी नहीं, गाना, गजनी वाला, गुजारिश। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को, गाना सुना होगा ना? उसका वीडियो देखा है? उसमें वो जाते हैं एक रेगिस्तान में, वो है नामीबिया के, और वो पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट वहां सिर्फ पूरे अफ्रीका के उस रीजन में वो एक डेजर्ट पे ही जाते हैं शूट करने, देखने। तो वो एक ऐसी जोग्राफिकल लोकेशन है, बिल्कुल व्हाइट सैंड है बीच में, और पूरा आसपास। कभी उसका वीडियो तुम देखोगे तो तुम्हें अब रियलाइज हो जाएगा क्या चीज है वो। ठीक, तो एक वो है। अब यहाँ पर हम आते हैं वापस टॉपिक पे। डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव करा, इसका अप्रूवल का मतलब क्या है कि जो GAVI, गैवी और यूनिसेफ, ये अब परचेस कर सकते हैं वैक्सीन। एक कंपनी का नाम है बवेरियन नॉर्डिक एएस। बवेरियन नॉर्डिक एएस, ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही कंपनी को सिर्फ अभी अलाउ हुआ है कि वो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करे, इसलिए ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास मोनोपोली है एमपॉक्स की वैक्सीन बनाने की अभी हाल पूरे वर्ल्ड में। तो दिस कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको जल्दी से गूगल करके चैट बॉक्स में बताना है ये कंपनी है कहाँ की, तुरंत जो आप बोलेंगे वो मैं यहाँ लिखूंगा। स्पेलिंग में कुछ हिंट मिल सकती है? नॉर्डिक बाल्टिक रीजन, अगर आपको पता हो वो क्या होता है।
डेनमार्क 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 की ये है कंपनी। ठीक, अब क्या मुझे कोई बता सकता है, मैं आपको अनम्यूट करने की राइट दे रहा हूँ, ठीक, कि डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। अच्छा, कोपेनहेगन। और तुमने क्या एक सीरीज का नाम सुना है, वाइकिंग्स? यस 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 हाँ सर। यस सर यस सर। वो क्या डेनमार्क से एसोसिएटेड है? हाँ, वाइकिंग्स डेनमार्क से निकल Yes, रहे, sir. स्कैंडिनेवियन Yes, कंट्रीज sir. से। हिस्टोरिकल फिगर्स है वहाँ पे। यस, तो डेनमार्क जो है वो हमेशा से ही, मतलब बहुत लेटर टाइम से ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही है। ठीक, तो उसमें किंग्स का रूल काफी ज्यादा रहा है। तो कोपेनहेगन जो है उसका कैपिटल है कोपेनहेगन। और वाइकिंग्स अगर आपसे कोई बोलता है तो ये सब कहाँ के हैं, पूरा हिस्ट्री इनकी सारी डेनमार्क की है। ठीक, तो जो कोपेनहेगन है उसको पूरी सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ठीक, डेनमार्क आप देखोगे भी तो डेनमार्क कहाँ आता है, क्या ग्रीनलैंड के पास में आता है, या ग्रीनलैंड ही डेनमार्क है? पास में आता है, पास में आता है। ग्रीनलैंड तो बहुत अलग चीज है। अच्छा, क्या आपने एक वो बचपन में लेगो सेट्स डिजाइन करते हैं देखा है, लेगो? हाँ सर। यस सर। वो कंपनी डेनमार्क की है। तो डेनमार्क से अगर आपको और चीज निकालनी हो तो लेगो सेट्स। ठीक, हम तो भाई ऐसे चाइना के बने हुए खिलौने उठा लाते थे भाई, हमें लेगो वेगो तो मिला नहीं बचपन। ठीक, ना हॉट व्हील्स चलाए हमने आज तक, सीधे वेन्यू के व्हील्स चलाए हैं जब भी चलाए, ऑल्टो वेन्यू, डायरेक्ट गाड़ी खुद की ही चलाई। हॉट व्हील मिला नहीं हमको। वो दूर के देख देख के हम खुश होते रहे भाई। टीवी में ऐड आता था पहले, पोगो वोगो देखते थे तो हॉट व्हील्स का प्रमोशन वहां पे होता था। तुमने भी देखा होगा, तुम बारबी के सेट अलग प्रमोट हो रहे हैं, हॉट व्हील्स अलग प्रमोट हो रही हैं, उसमें ऐसे ऐसे सेट बना रहे हैं। भाई के लिए अलग, बहन के लिए अलग। हाँ बिल्कुल, तो एक वो है। अब उसके बाद क्या आपने एक चीज नोट करी है कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स और इन सब में बहुत ऊपर आते यस सर। हैं? ऐसा क्यों? यस क्योंकि yes. वहाँ वो बहुत ज्यादा बैलेंस है, करप्शन कम है ना वहाँ पे। पीसफुल बहुत लाइफ बैलेंस है, पीसफुल लाइफ है, पीसफुल, करप्शन नहीं है, शांति बहुत है। वहाँ लाइफ पे जो बैलेंस। वर्ल्ड प्रेस रिपोर्ट में भी लिखा था। ब्यूरोक्रेसी है। ज्योग्राफिकली भी काफी ग्रीन है। ज्योग्राफी की बात करें तो एक टर्म गूगल पे सर्च करो ये, और इसकी इमेजेस देखो। जॉर्ज 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 दैट साइलेंट होगा। बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। तो ये जो है नॉर्थ ये काफी ज्यादा फेमस है डेनमार्क। दोबारा अगेन हम बोलना इसमें सर। डेनमार्क को कनेक्ट कर सकते हैं जॉर्ज। नॉर्दर्न लाइट्स भी तो यहीं आती हैं। इधर थोड़ी कम आती है, नॉर्वे, नॉर्वे में थोड़ी नॉर्वे, ज्यादा। नॉर्वे में आती है, नॉर्दर्न लाइट्स से अलग है। नॉर्वे वो बगल नॉर्वे में में डेनमार्क आते हैं। के ऊपर है। डेनमार्क में भी दिखती है, मतलब कुछ रीजन्स पे, पर डेनमार्क, नॉर्वे, ग्रीनलैंड इन सब में वो दिखती एक है ही तो नॉर्दर्न। एरिया है पूरा। हाँ यस सर, वो रीजन स्कैंडिनेविया का है। एरिया तो पूरा एक ही है। मैंने तुमको बताया था कि मैं फिनलैंड जाने का प्लान बन रहा था मेरा। ये सर ध्रुव राठी का ब्लॉग भी था सर इस नॉर्दर्न लाइट्स नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया बताया? गुजराती को छोड़िए, आप अब अपना जा रहे हो? बताइए फिनलैंड का। मैं अपना 2 दिसंबर से मेरा प्लान बन रहा था, क्लैट होने के बाद तुरंत मैं सब पूरी सारी प्लानिंग कर ली, सारी आइटिनरी बन गई सब कुछ। फिर जब बजट की बात आई तो 7.5 लाख रुपए लग रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है फिर कभी और जाएंगे। सोलो के अकेले करना, सोलो सर, सोलो के डियो। यार मेरा सोलो भैया। एक दोस्त है मेरा एनएलयू का, वो जा रहा था तो उसने बताया था मुझे पूरी आइटिनरी वगैरह। और उसका ये था कि वो शेफ वगैरह भी लेके जा रहा था, तो टोटल 11 दिन की ट्रिप थी, 11 डेज एंड 10 नाइट समथिंग कुछ ऐसा था। तो उसने बोला कि भाई प्रॉपर इंडियन खाना भी मिलेगा, तो मैं शेफ भी जा रहा है हमारे साथ, सब कुछ बहुत प्यारा। उसने पूरा 1 घंटे प्लान सुनाया। जब मैंने पैसे पूछे तो फिर तो वहां पे प्लान ही ड्रॉप हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, लद्दाख ज्यादा बेटर, उधर जाके क्लियर स्काई देख लेंगे फिलहाल के लिए। तो हम चलते हैं आगे। अब क्या डेनमार्क नेटो का भी मेंबर है? भैया आपको भी फॉरेन गए हैं? नहीं, अभी तक पेंडिंग है मेरी बकेट लिस्ट। फॉरेन में जाऊंगा तो अब नेपाल भूटान नहीं जाना मुझे, इसलिए मैं थोड़ी अच्छी कंट्री के लिए बजट बचा रहा हूँ। थाईलैंड हो आए, ऐसे ये रैंडम इंडिया के लोगों को विदेश की शान मारनी होती तो
ऐसी जगह चले जाते हैं, वियतनाम, थाईलैंड, जहाँ की करेंसी इंडिया से कम है, तो इनको 10,000 रुपए किलो आलू मिले तो भी खुश। तो हाँ, नेपाल भूटान फॉरेन नहीं होते हैं, ठीक। पुणे आए हैं क्या आप? बिल्कुल, एक बार आया था पुणे। तो अब चलते हैं आगे, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डेनमार्क की, उसके बाद हम इधर चलते हैं वापस कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, गावी, गावी का एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर आपको गूगल करके लिखना है जल्दी से चैट बॉक्स में। देखो ये चीजें मैं भी लेके आ सकता था रिसर्च में, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी एफर्ट्स बचा रहा हूँ, मेरे को तो क्या 2 मिनट लगता है कॉपी पेस्ट मारने में। हेडक्वार्टर वो मैं तुमसे इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम वहां पर थोड़ा अपना कॉग्निटिव यूज करोगे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, ठीक। और थोड़ी उंगलियां जल्दी चलाओ गूगल पे जब मैं करने का बोल रहा हूँ गूगल, ठीक। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो ईयर 2000 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा। जिनीवा कहाँ है? जिनीवा है स्विट्जरलैंड में अगेन, ठीक। और स्विट्जरलैंड के पास में ही आता है थोड़ा बहुत। स्विट्जरलैंड तो वैसे लैंड लॉक कंट्री, तो उसका तो कोई ओशन है नहीं, ओशन या सी है नहीं स्विट्जरलैंड। एंड ठीक है, ओके, हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट हम ऊपर क्या देख रहे हैं, कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, टेड्रोस अधानोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंसान है, ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। ये कहाँ के हैं? चैट बॉक्स। ये कब से इसके चीफ हैं? इसमें और तुम्हें अगर यूनाइटेड नेशंस की जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनका थोड़ा याद भी रखना हो, कभी उनकी पोजीशंस और हिस्ट्री खोल के देखना हो, तो तुम देख सकते हो कि जो लोग ऐसे कभी, WHO क्या है, एक पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन है, ठीक, उसी का एक ऑर्गन है। तो ये आपस में ही किसी मंत्रालय टाइप है कि कोई कभी मंत्री बन गया, कोई कभी प्रधानमंत्री बन गया, कोई कभी UN का सेक्रेटरी जनरल बन गया, कोई कभी WHO का सेक्रेटरी जनरल बन गया, आपस में ये इंटरचेंज करते रहते हैं, ठीक। तो ऐसे हैं लोग। 2017 से टेड्रोस भाई, 2017 से क्या है, ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं, और 2017 से ये डायरेक्टर जनरल हैं किसके? WHO के। WHO में डायरेक्टर जनरल बनने से पहले ये इथियोपिया में ही, इनकी CV में आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस इनको हेल्थ का ही था, क्योंकि ये इनके हेल्थ मिनिस्टर थे। अब अगर तुम्हें फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया हु होल्ड्स अ पोजीशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या ये कोई बहुत वेग क्वेश्चन बनाएगा कोई? क्या ये बहुत टफ बोलोगे तुम इसको? इतना तो तुम करंट कर ही सकते थे ना, इतना तो तुमसे एक्सपेक्टेड है, ठीक। और ये जो है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब इतना तो डीप जाना ही चाहिए हर इंसान को। जो हम अब इतना महीना बैठ के 10 महीने से हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, हमें इतना तो पता ही है कि बिल्कुल सरफेस लेवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें, ठीक। तो मैं अगर तुम्हें WHO भी करा रहा हूँ तो मैं उसकी फिर ज्योग्राफी उठा के डेनमार्क ले गया, मैं डेनमार्क में हम वाइकिंग्स करके आ गए पूरा, ठीक। तो ये चीजें हैं वो कनेक्ट होके होता जाता है। अब यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या इंडिया का जो वर्ल्ड कप था उसमें यूनिसेफ का कोई इवेंट था किसी एक मैच में? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर NYC। जाऊंगा तो यहाँ से शुरुआत करूंगा अपनी विदेश जाने की जर्नी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर नहीं, न्यूयॉर्क की बात हो रही। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर मैं क्यों जाऊं जब तक वो मुझे ब्रांड एम्बेसडर ना बना दे। तो इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ का। और इंडिया में जब वो आए थे, कौन? डेविड बेकहम। वो आए थे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल वाले दिन, ठीक। एंड डेविड बेकहम किस कंट्री से खेलते थे? क्या ये इंग्लिश है? यस, ये इंग्लैंड के प्लेयर है। इंग्लैंड फुटबॉल, स्पोर्ट्स जिसको याद ना रहे, फुटबॉल। और जो इनकी वो थी
वो स्टाइल ऑफ किक, वो फुटबॉल ऐसे बेंड होके जाती थी। तो इनकी जो बायोग्राफी उसका नाम है बेंड इट लाइक बेकहम। ये मूवी है बहुत प्यारी, तो आप वो भी देख सकते हैं अपने फ्री टाइम में। ठीक, बेंड इट लाइक बेकहम। स्पेलिंग आप सही कर लेना अगर गलत लिखी हो मैंने तो, बट इट इज व्हाट इट इज। ठीक, क्लियर सबको यहाँ तक सही। एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स बोला जाता था, एक वायरल डिजीज है। ये पहले मंकीज में फैला, वहां से आया है इंसानों में। इसमें क्या होता है, सिंबल जो आपने देख लिया है गूगल करके क्या होता है। ठीक, अब उसके बाद ये एक वायरस है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वायरस है, आपको क्वेश्चन बना देगा, बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरस है, क्या है। तो अगर बॉडी में कुछ ऐसा होता है कि भाई ये नॉर्मल दवाइयों से सही नहीं हो सकता, तो दैट इज अ वायरस। फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नॉर्मल दवाइयों से सही हो सकते हैं। ठीक, तो सैंपल पेपर में एमपॉक्स पे क्वेश्चन आया था। सैंपल पेपर में मैं बताऊं कब आया? सैंपल पेपर अभी रिलीज हुआ है, बहुत रिसेंट, कितने एक आध हफ्ते पहले आया ना, कब आया? ठीक, पिछले ही हफ्ते आया। उससे 15 दिन पहले जितनी खबरें आई है ना, उन्होंने मेजोरिटी वो उठा के डाल दी करंट अफेयर्स ऑनलाइन। ठीक, तुम वो साइक्लोन यागी या क्या नाम था उसका वो देख लो, उस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी तो चलो एक पुराना टॉपिक दे दिया उठा के उन्होंने। ठीक, तो बात यह है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भरोसा नहीं करो उस पर कभी भी, सैंपल पेपर पे जो रैंडम बस एक ड्यूटी जैसी बजा रहा हो कि भाई 15 दिन। क्या आवाज चली गई थी क्या मेरी? लास्ट क्या सुना था? सैंपल पेपर पे भरोसा नहीं करो ये बोला था, ये सुना था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, तभी मैं कह रहा हूँ सैंपल पेपर पे भरोसा बिल्कुल मत करो। पहली बात तो वन लाइनर 100% नहीं दे रहा। ठीक, तुम कौन सी कचहरी में चले जाओगे अपने इंसाफ की लड़ाई करने के, अरे आपने सैंपल पेपर में तो ये दिया था, आपने तो ऐसे। कोई नहीं सुन रहा तुमको अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ठीक, और सिलेक्शन हो गया तो तुम वैसे ही, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, होगा कुछ, आया होगा हमारा तो नंबर आ गया हमारी रैंक, कहीं कुछ करेगा नहीं। अगेन वापस आवाज चली। देखो भाई नेटवर्क स्विच करता हूँ। अब सही आ रही है बस, वीडियो भी सही, परफेक्ट। तो अगेन मैं ये बोल रहा था कि आपको सैंपल पेपर पे नहीं भरोसा करना है। अगर आपको सिलेक्शन हो गया तो एनीवेज कोई प्रोटेस्ट नहीं करने वाला, कोई नहीं बोलेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सैंपल में क्या था और एक्चुअल पेपर में क्या था। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बहाना बनाएगा, वो ये बोलेगा कि अरे अरे ऐसा ऐसा, और उसको वैसे अगेन कोई नहीं सुनेगा। ठीक, तो तुम कौन सी कचहरी में अपना पैसा लगा के जाते रहोगे एक रैंडम इस चीज को चैलेंज करने के? आपने सैंपल पेपर में कुछ और दिया, मेन पेपर में कुछ और दिया। ठीक, जबकि उनकी वेबसाइट पे अगर कोई चीज चेंज नहीं हुई है, ठीक, तो वैसा ही आएगा पेपर। तुमने जाके अगेन सिलेबस खोल के देखा क्या है, पैटर्न क्या है कैट कंसोर्शियम की वेबसाइट पे? क्या वो चेंज हुआ है? या उसमें अभी भी 450 वर्ड और पैसेज लिखा हुआ है, वही लिखा है। ठीक, तो वही बाइबल है। और तुम ये देखो ना कि सैंपल पेपर में ड्यूटी जैसी बजा दी किसी ने बिल्कुल। पिछले 15 दिन में जो खबरें हुई है मेजोरिटी वही उठा के वन लाइनर बना के चैट जीपीटी से आया वो क्वेश्चन, अभी कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी पे डाल दो, डिड यू जनरेट दिस, वो यस बोलेगा। मैंने तो करके देखा 2 क्वेश्चन। ठीक, तो नमो ड्रोन दीदी वाला और एक और था कोई, तो उस पर यस आया। वो तुम्हें मैं पहले इसलिए नहीं बताया, मैं क्लास में आएंगे बता दूंगा। ठीक, तो चैट जीपीटी से बनाएगा क्वेश्चन, तो भरोसा करने लायक एनीवेज नहीं है। प्लस अब एक चीज है, जो चीजें वहां पर पूछ ली गई हैं, ठीक, एमपॉक्स के बारे में तो मैं एक चांस ले रहा हूँ कि इस पे इतना खास कोई क्वेश्चन बना नहीं था, बट क्योंकि अगेन उसके बाद अब वापस से न्यूज में आया है, तो हाँ एमपॉक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एमपॉक्स को छोड़ के जैसे नमो ड्रोन दीदी स्कीम हो गया और दूसरे भी क्वेश्चंस थे एमआईटी से, एक तो उसमें 4-5 टॉपिक थे, वो आपने अगर नोटिस किया हो नहीं किया हो, मैंने तो बहुत किया, मेरा तो एक्यूरेसी का सवाल था वो, बट एमआईटी से तो बहुत टॉपिक्स थे उसमें। ठीक, 3-4 टॉपिक्स एटलीस्ट थे। ठीक, तो एमआईटी तो हमारी एक तरीके से हमें पता लग गया कि सक्सेसफुल है, जो उसमें आ रहा है वो पेपर में भी आ सकता है, बहुत प्रोबेबल। मैं तो वहीं पर सक्सेस हूँ अगर वो 70% टॉपिक सिमिलर निकल आए तो।
अगर तुम्हें कोई करंट अफेयर्स में 70% भी बता पा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें अगर 70% करंट अफेयर्स का पेपर पता लग रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो हम जब पूरी एमआईटी कर लेंगे, कर ही ली होगी तुमने, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, तुम होशियार प्यारे क्यूट बच्चे हो, तुमने एमआईटी तो कर ही ली होगी। अगर नहीं करी है तो अपने अपने भगवान की प्रार्थना जरूर करके जाए 1 दिसंबर को। ठीक, वीवीआईटी तो है ही इम्पोर्टेंट। वीवीआईटी से तो पेपर में देखेंगे जो बनता है, बट मेरे लिए तो विक्ट्री वीवीआईटी से ज्यादा एमआईटी की है, क्योंकि एमआईटी में मैंने थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव बताई ना चीज। ठीक, तो ये चीज है, वीवीआईटी से तो आना ही चाहिए। अब वो तो है ही इम्पोर्टेंट, वो तो अपनी सबकी एक स्पेकुलेशन है कि इसमें से तो बनना ही चाहिए। अब तुम इमेजिन करो कितनी बड़ी ये लॉजिकल फ्लॉ होगा, मिडिल ईस्ट से एक क्वेश्चन नहीं आया क्लैट में। ठीक, भाई तुम ये बताओ पिछले 12 महीने में सबसे बड़ी खबर क्या है? इजराइल है जो है, हर महीने हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ धमाके बम ब्लास्ट चल रहे हैं। ठीक है, उससे बड़ा वर्ल्ड अफेयर है क्या? तुमने उस पर क्वेश्चन ही नहीं बनाया। तो अब वो हो सकता है, पॉसिबल भी है, बट हमारे लॉजिकल सेंसेस क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बनेगा बनेगा। ठीक, तो वो है जो है। आगे चलते हैं हम एमपॉक्स की तरफ। एमपॉक्स जो एक वायरस है, इसका जीनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वायरस अगर आप पढ़ रहे हैं उसका जीनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका है ऑर्थोपॉक्स वायरस, ये है इसका जीनस। जीनस मतलब ये कहाँ से निकल के आ रहा है, इवॉल्व होके। ठीक, एम मतलब मंकी, ये जीनस कहाँ का है? मंकीज का है। ठीक, कोविड-19 का जीनस याद है किसी को? नहीं तो आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो काफी एडवांस हो गई है और हमारे पास गूगल भी होता है। एनिमल नहीं पूछ रहा हूं मैं, जीनस का नाम पूछ रहा हूं। बैट तो मुझे भी पता है, वुहान तो मुझे भी पता है, मैं तो तुमसे ज्यादा सेंसेस में था उस टाइम। तुम तो अलग 8-9 क्लास में बैठे होगे, और 7th शायद, है ना? इधर 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 ही थे, पबजी और लूडो खेलते हुए। सार्स कोव 2, ये उसका जीनस है। ठीक, तो चैट बॉक्स में अगर आप नहीं पढ़ाओ तो ये है कोविड-19 का जीनस। ठीक, क्लियर? तो ये मर्स के थोड़े आसपास, MEERS, ये एक दूसरा जीनस है। तो जो बायो वाले होंगे उनको थोड़ा समझ में ज्यादा अच्छे से आ रहा है। बायो वाले कितने जो बैठे हैं, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए भाई। तुम्हें नहीं पता तो भाई तुम शर्म करो फिर। ठीक, तुम्हें जीनस विनस नहीं पता अगर, तो तुम पढ़ क्या रहे हो फिर? तो 1 साल हो गया 11th में पढ़ के, तुम 12th में बैठे हो। ठीक, तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। कॉमर्स वालों को तो तुम 11th का पूछ लो, सब पता होगा। करोगे सॉल्व, क्वेश्चन निकालू मैं एक अकाउंटेंसी, एक न्यूमेरिकल देता हूँ तुम्हें आज, नेशनल इनकम कैलकुलेट करो तुम। वो तो 12th की है वैसे, वो तो 11th में नहीं था। स्टैट्स तो भी 12th में नहीं है ना, वो तो 11th में। ठीक है भाई, वो चीज वहीं रह ज्यादा अच्छा। ठीक, एक चीज फैक्ट है भाई, तुमसे तुम्हारे 11वीं कक्षा के नंबर पूरी जिंदगी में कोई नहीं पूछेगा ना, तुम्हें खुद याद रहे। मेरे को खुद याद नहीं मेरे कितने आए थे 11th में, बाकी हर क्लास का याद नहीं। कुछ 80 समथिंग, 90 के ऊपर कुछ ऐसा था, 80 था, 90 था, वो भी याद नहीं है। बट 11th का कोई नहीं पूछेगा तुमसे कभी भी। तो आप तो 11th को अगर जो क्लैट 26 वाले हो वो सीरियसली ले रहे हो तो भाई कोई सेंस नहीं। ठीक, अब चलते हैं एमपॉक्स जो है उसका, जो आपको अब जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक पैसेज बन गया पूरा का पूरा एमपॉक्स के ऊपर या यूनिसेफ के ऊपर या फिर WHO के ऊपर, उसमें से ये क्वेश्चन बना सकता है वो, कि कैसे आ सकते हैं, उससे रैश होता है, उससे ये होता है। फिर उसके बाद कंटेमिनेटेड मटेरियल्स को आप अगर टच करोगे या फिर बेडिंग में होगा, आपकी क्लोथिंग में होगा, तो आप उससे ऐसे, मतलब बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज। ये शब्द तो आपको पता ही होगा, कम्युनिकेबल डिजीज। ये तो 10th के पहले ही पढ़ लेते हैं, इतनी साइंस तो कुछ नई चीज तो बता ही नहीं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सवाल दे दिया, है ना? तो ये तो पता ही होगा कि छूने से फैलती हैं जो डिजीज, वो ये होती हैं। अब उसके बाद अपन को यहाँ पर ये जो चीजें लिखी हुई ना नीचे, ईयर पूरा, ये बहुत अच्छे से घोट के पी जाना। वो है ये 1958 में क्या हुआ, वायरस पहली बार आइडेंटिफाई किया गया।
ठीक, इसको मैं थोड़ा इससे हाईलाइट कर देता हूँ। 1958 में क्या हुआ, वायरस पहली बार आइडेंटिफाई करा गया लेबोरेटरीज में डेनमार्क में। इसीलिए जो कंपनी है वो कहाँ की है, डेनमार्क की, क्योंकि पहली बार ही आइडेंटिफाई करा गया है डेनमार्क के अंदर। तो ये चीज। उसके बाद 1970 में क्या हुआ, पहला ह्यूमन केस आया। मतलब पहले तो बंदरों को था, अब मैंने तुमको बिल्कुल आंख बंद करके बोला कि भाई ह्यूमन केस कहीं भी पहला निकलेगा, कहाँ निकलेगा, अफ्रीका में निकलेगा। कॉन्गो कहाँ है, अफ्रीका में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आया पहला ह्यूमन केस, जो आपको दिख रहा होगा ये। ठीक, ये पहला ह्यूमन केस है इसका, जो आया 1970 में। मतलब कितने साल लग गए, 12 साल। 12 साल बाद ह्यूमंस में आ गया वायरस। 2003 में क्या हुआ कि इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सपेरिमेंट करा कि भाई एक्सपीरियंस करा कि हमारे यहाँ भी देश में पूरे में एमपॉक्स फैल रहा है, और ये कहाँ से आया हमें नहीं पता क्या है। ठीक सर, ये क्वांटिटेटिव इन्फो याद करने के ट्रिक्स बोल दीजिए, बल्क है अब तो, ये हो जाएगी, तुम मेरे पे भरोसा रखो, ये हो जाएगी। 30 नवंबर तक का समय मुझे दो, हम वाया डिफरेंट क्विजेस, वाया डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिवीजन हम याद कर ही लेंगे। ठीक है, अब एक चीज ये खुद से भी तुम अंडरस्टैंड करो एक चीज, कि अगर 100% डेट्स, डेज और नंबर्स, तुम्हें इसमें से सिर्फ 75% मैक्सिमम आ पाएगा। ठीक, सिर्फ 75%, बट दिस 75% इज ऑल्सो टॉपर लेवल मटेरियल। ठीक, जिसको भी 75% भी याद हो गई ना चीजें, वो टॉपर है ऑलरेडी। ठीक, तो 100% किसी को याद रह नहीं सकती भाई। हम सबके ही लाइन से कॉग्निटिव बैंडविड्थ खत्म हो चुकी है। हमने रील्स और शॉर्ट्स चला चला के अपनी जो परमानेंट मेमोरी है उसको डैमेज कर दिया है। तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी हुई है, सबकी हुई है, मेरी भी हुई है, रोहित शर्मा की भी हुई है, उसकी ज्यादा हुई थोड़ी। ठीक, बट बात यह कि हम सबकी मेमोरीज खराब है। इस बीच में 1% जनता ऐसी है जिसकी मेमोरी अच्छी है, तो चलो वो उनसे अपन बात ही नहीं कर रहे, वो अपना कंपटीशन नहीं है। अपना कंपटीशन तो 75,000 में से बचे हुए कितने 70,000 तो हैं, 60,000 तो हैं, उनसे तो लड़ेंगे। ठीक, तो उनसे लड़ेंगे, उनसे नंबर ले आएंगे। ठीक, और 15,000 भी तुम्हारी सीट नहीं ले सकते अगर तुम ढंग से रिवाइज कर रहे हो। तो अगेन वाया मल्टीपल क्विजेस, वाया मल्टीपल सेटिंग्स ऑफ रिवीजन। अब जैसे मैंने तुमको बोला कि 13 अक्टूबर को क्विज है, ठीक, उसमें मैंने अभी देखा है कि रजिस्ट्रेशन पूरे बैच से तो आए ही नहीं। जितने स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल्ड है उससे भी कम है रजिस्ट्रेशन। अभी तो तुमने फॉर्म ही नहीं भरा। फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, तुमसे कौन सी जायदाद की फोटो मांग ली मैंने कि पापा अभी आज ऑफिस गए, जब आएंगे घर तब हम उनसे पूरा सिग्नेचर करवाएंगे, वो अपलोड करेंगे स्क्रीनशॉट, फिर आपको फॉर्म भरेंगे। 2 मिनट का फॉर्म है ही क्या उसमें, तुमने फॉर्म ही नहीं भरा है। तो किस किसने फॉर्म नहीं भरा है, कृपया इस क्लास के बाद भर दें, 2 मिनट लगेंगे आपके। आपका रजिस्ट्रेशन इंश्योर नहीं हुआ तो फिर तो क्या ही क्विज। ठीक, तो अब जब मैंने आपको आपका मकसद बता दिया है, ठीक, 13 अक्टूबर इज योर मकसद कि हमें इस दिन नंबर लाने हैं, और मैंने आपको सिलेबस क्या दिया, एकदम जनरल। मतलब इसी बहाने आपका जनवरी से लेकर सितंबर तो रिवाइज होगा। ठीक, जब आपको पता ही नहीं है क्या आ सकता है। ठीक, और एक चीज पता है कि क्या आ सकता है, वो है वो कंट्रीज जो कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उनका पढ़ने का बोला है, तो इन पे मेहनत कर लो। अब इसी बहाने अगर आपने पूरा ये मैंने बोला है कि भाई अगर एक पैसेज आ गया मिडिल ईस्ट पे, जो कि पॉसिबिलिटी, क्या हम सब अग्री करते हैं कि इस पे करंट अफेयर क्वेश्चन आ सकता है, आना चाहिए, विशफुल थिंकिंग ही सही, लेकिन क्या आना चाहिए। एक लॉजिकल इंसान, रीजनेबल मैन अप्रोच क्या बोलती है कि क्या मिडिल ईस्ट पे क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो क्या तुम्हारा वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मान लो एक पैसेज आ गया, अब वो ईरान का इसराइल पे अटैक हो सकता है, इसराइल का लेबनान पे अटैक हो सकता है, लेबनान का फायरिंग हो सकती है, इधर कुछ भी हो सकता है, इसराइल पैलेस्टीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर एक पैसेज आ जाता है तो क्या तुम्हारे 5 नंबर इंश्योर्ड है, डन। 5 नंबर यहाँ चले गए तुम्हारे, ये आ गए पूरे के पूरे 5, अगर तुमने अच्छे से करा हुआ है। वो 5 तुम अगले 4 दिन में इंश्योर कर रहे हो, 4 दिन 10 दिन मान लो, तो तुम अगले 10 दिन में अपने 5 नंबर उस मेन पेपर के इंश्योर कर लोगे। उसके बाद के बचे हुए क्या है, वो MIT से आ गए, वो VVIT से आ गए, वो इंश्योर कर लिए तुम।
तो अगेन 25 नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा, तुम 20 से ऊपर लेके आ रहे हो, तुम ऑलमोस्ट क्लोज टू फुल भी ला सकते हो। ठीक, क्लियर, आगे चले। इंटरनेशनल लॉ का वन शॉट कब है? इंटरनेशनल लॉ में ज्यादा लंबा है ही नहीं, किसी भी दिन किसी भी क्लास के बाद या पहले क्लब कर देंगे इंटरनेशनल लॉ का वन शॉट, वो हो जाएगा। वो ऐसे कुछ जैसे हमने टॉट्स में 3-3 घंटे बैठे, इंटरनेशनल लॉ 3 घंटे बैठने लायक है ही नहीं, वो 1 आध घंटे में हो जाएगा किसी दिन। ठीक, एविडेंस एक्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉ, या तो इंपॉर्टेंट है बट क्लैट में नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। 2003 हमने पढ़ लिया कि यूनाइटेड स्टेट्स में ब्रेक हुआ, उसके बाद 2002 में ग्लोबल आउटब्रेक हो गया, 2002 में इसको। फिर 2022 में क्या हुआ कि WHO ने ये बोला कि अब तो भाई, अब तो पूरी दुनिया में ही फैल चुका है। ठीक, उसके बाद ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न है, ये एक टर्म दिया गया एमपॉक्स को, PHEIC। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं भी बना सकता हूँ ये तो। ठीक, तो WHO ने एमपॉक्स को एक टर्म दिया PHEIC, इसमें व्हाट डू यू मीन बाय सी। ठीक, अगर आप सी नहीं है तो आप फुल फॉर्म पढ़ के जाएंगे। ठीक, तो आपको सी का मीनिंग पता होगा क्या है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक नंबर 2, जॉर्डन पहली कंट्री बन गई है जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया, लगातार दूसरी बीमारियों में पड़े। तो WHO आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये पहला टॉपिक हो चाहे दूसरा टॉपिक हो। तो टेड्रोस अधानोम, इथियोपिया हेल्थ मिनिस्टर, WHO का हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर, जल्दी जल्दी लिखें, ये तो मैंने बहुत पहले ही लिस्ट बनवाई थी। स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर कपल्स। अरे मनाली नहीं बोला है, बिल्लू मनाली लिख दिया तुम स्विट्जरलैंड की जगह। महंगाई, वॉचेस, बैंक, गर्ल्स। वाह, तुम्हें तो भाई कहीं की भी पसंद आ जाए। नेपाल इज फेमस फॉर गर्ल्स, लक्षद्वीप इज फेमस फॉर गर्ल्स, मालदीव इज फेमस फॉर गर्ल्स। तो फिर वो चिराग भाई, तुम भाई बोल देंगी तुम्हें तो तुम बुरा लग जाएगा। तो तुम गर्ल्स गर्ल्स ऐसे करते रहते हो, फिर कोई भाई बोल दे तो चिराग भैया गाना सुना दो, बोलेंगी वो। ठीक, अब चलते हैं आगे। न्यूज, WHO ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जॉर्डन को, जो कि एक पहली कंट्री बन गई है क्या, वर्ल्ड में एलिमिनेट करने के लिए लेप्रोसी। लेप्रोसी को हिंदी में बोला जाता है कोढ़, कोढ़ का रोग। अगेन तुरंत गूगल पे जाएं और फोटोज देखें। आज आपका सबका खाना नहीं हुआ हो तो आज हो भी नहीं पाएगा, फिर देखो आप गूगल पे जाके, अगर आपने आज तक लेप्रोसी नहीं देखी है तो। ठीक, तो लेप्रोसी एक बहुत फेमस इंसान को भी थी इंडिया में हिस्टोरिकली, जो बहुत फेमस है। क्या आपको पता है लेप्रोसी? चैट बॉक्स। एंड उन्होंने लेप्रोसी में ही बहुत अच्छा खासा काम कर दिया। गांधी को कहां से लेप्रोसी थी भाई? बुरा है, जो है वो है। स्किन डिजीजेस बहुत बुरे होते हैं, देखे नहीं जाते, और वो जिसको होते हैं वो जी भी नहीं पाता है ज्यादा। ठीक, क्या आपने तुलसीदास का नाम सुना? रामायण है कि रामचरितमानस है? रामचरितमानस की रचना करी तुलसीदास ने। तुलसीदास के पूरे लाइफ टाइम में उनको था कोढ़, लेप्रोसी। ठीक, तो अगर इनको हिस्ट्री से कनेक्ट करना हो रामचरितमानस और ये सब, तो वो इस पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, लेप्रोसी से। ठीक, तो तुलसीदास जो है वो जब भजन करते थे तो भजन करने से पहले वो राम राम जपने की जगह पहले मरा 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 करते थे, वो एक डाकू थे। ठीक, तो उनको बहुत, उन्होंने काफी गलत काम करे, उसके बाद जाके बाद में वो
अच्छाई की राह पे चले, मरा 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 करते थे किसी ने, फिर उसके बाद ये पूरा चेंज हुआ सिनेरियो। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अब हम आ चुके हैं डॉक्टर हनान बाल्खी। ये जो है, ये जॉर्डन की साइड वाला जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है WHO का, ये देखते थे डॉक्टर हनान बाल्की, देखते हैं बेसिकली, ठीक। तो डॉक्टर हनान बाल्की जो है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? गूगल 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 गूगल, जल्दी जल्दी। ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाले रीजन में WHO को देखते हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं बेसिकली, हेड करते हैं, ठीक। तो इनके नाम के साथ आप वल्ला हबीबी वल्ला भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के हैं। डॉक्टर हनान बाल्की, ठीक। उस रीजन में, उस रीजन का कोई बिठाएंगे वो ऑब्वियसली, रीजन में कहीं इंडिया का तो नहीं बिठा देंगे, या जापानीज तो नहीं बिठा देगा रीजनल डायरेक्टर। रीजन में रीजन का ही इंसान रहता है, तो इसीलिए सऊदी अरेबिया के ही है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जॉर्डन की अचीवमेंट है वो बेस्ट एग्जांपल है अदर कंट्रीज के लिए। अब हम देखते हैं लेप्रोसी क्या होता है। लेप्रोसी को बोला जाता है हैंसेंस डिजीज। इसका इतिहास ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ही पुराना है, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, ठीक। तो ये जो हैंसेंस डिजीज है, ये भी नाम आ सकता है किसी भी क्विज में, किसी भी क्वेश्चन में, कभी भी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हैंसेंस डिजीज? अब तुम पहली बार सुन रहे हो, ठीक। व्हाट इज हैंसेन डिजीज, हमें पता ही नहीं क्या है हैंसेन डिजीज, ठीक। ये एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपसे लेप्रे हटा के क्वेश्चन बना सकता है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक। तो आप पे क्वेश्चन आ सकता है। 1873 में नॉर्वे का एक इंसान, फिजिसिस्ट था वहां का, कौन? जरहार्ड एरमोर हैंसेन। इन्होंने डिस्कवर किया था ये वाला बैक्टीरिया जिससे लेप्रोसी होता है। तब से इस डिजीज का नाम क्या हो गया? हैंसेंस डिजीज, क्योंकि इनका सरनेम था ये हैंसेन, आपको दिख रहा होगा, ठीक। हैंसेन, हैंसेंस डिजीज, लेप्रोसी, ठीक। हैंसेन कहाँ के? नॉर्वे के। कब? 1863। इन्होंने क्या करा? बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। बैक्टीरिया क्या कॉज करता है? लेप्रोसी कॉज करता है। लेप्रोसी जो है वो एलिमिनेट करने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी है? वो बनी है जॉर्डन। अब जॉर्डन में जो इंसान है, वहां का रीजनल डायरेक्टर, वो कौन है? डॉक्टर हनान। हनान भाई कहाँ के हैं? वो सऊदी के हैं। सऊदी में क्या होती है? हज यात्रा होती है। हज यात्रा में दो जगह जाते हैं, एक जगह मक्का जाते हैं, एक जगह मदीना जाते हैं। इनकी तीसरी सेक्रेट प्लेस क्या है? अल अक्सा मॉस्क है। अल अक्सा मॉस्क कहाँ है? वो जेरूसलम में है। जेरूसलम में कौन से तीन धर्म है? वहां पर क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और जुडाइज्म है। जुडाइज्म जो है उसकी जो सबसे फेमस बुक, रिलीजियस टेक्स्ट है, उसका नाम है तालमुद। जुडाइज्म का रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक। तो तालमुद ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? इजराइल में जो फेमस लैंग्वेज चलती है वो है हेब्रू। हेब्रू में ही एक वर्ड हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। क्या हमने पढ़ा था पिछली क्लास में? हिजबुल्लाह जब हम पढ़ रहे थे, अजीब सा नाम पढ़ा था एक, वो हेब्रू में था, ठीक। किसी को याद है वो क्या नाम था? किसी के नोट्स में है? चैट बॉक्स खुला है। यूनिट, उसका पूरा नाम बताओ। 8200 इजराइल की यूनिट है, ठीक, जो रिस्पॉन्सिबल था पेजर ब्लास्ट के लिए, ठीक। यहीदा शमोन मताइम, ये हेब्रू लैंग्वेज में
ठीक, इसराइल की यूनिट है तो हेब्रू में ही होगी। ठीक, तो ये जो 8200 है, 8200 का ऑर्डर किसको गया? मोसाद को। मोसाद ने किसके साथ टाई अप किया? बीएसी। बीएसी कहाँ था? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कहाँ है? हंगरी। हंगरी। अपोलो गोल्ड। अपोलो गोल्ड। पेजर। पेजर। लेबनान। अपोलो गोल्ड। ताइवान। ताइवान का ऑर्डर कहाँ से आया? लेबनान। लेबनान में कौन है? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को बोलते हैं पार्टी ऑफ गॉड, वो खुद बोलते हैं अपने आप को, हम पार्टी ऑफ गॉड है। ठीक, हिजबुल्ला को इतना रिलेट नहीं करना ये सारा तुम खो गए क्या उसके अंदर? मैं कहां से कहां पहुंच गया तुम देख ही रहे हो। ठीक, हम कहां से चालू करा था? हम हैंसेन से चालू करें। तो स्किन डिजीज से हम हिजबुल्ला पे जा चुके हैं। बट क्या आपको थोड़ा रिवाइज हुआ? बहुत लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा है। आप नहीं बनाते क्लैट का पेपर, तुम्हारी इच्छा एक दिन पूरी जरूर करूंगा। किसी दिन कंसोर्शियम की टीम में अगर तुम्हें मेरा नाम दिखे, भले ही तुम्हारे कितने बीवी बच्चे हो जाए तब तक, लेकिन फिर वो अगली जनरेशन की मौत हो जाएगी कि कंसोर्शियम जीके का पेपर किससे बनवा रहा है? जीके इन्फिनिटी से। बच्चे हाथ जोड़ लेंगे, अब तो क्लैट की तैयारी नहीं करनी। एस्पिरेंट्स ड्रॉप्ड बाय 50%, तो 35,000 बच्चे क्लैट का पेपर भरेंगे टाइम। ठीक, कितने बीवी, इस पे नहीं जाते, ज्यादा अच्छा जो है वो है फैक्ट। ठीक, अब चलते हैं जॉर्डन पे। जॉर्डन आपको दिख रहा होगा सामने कि बहुत सारी चीजें हमको जॉर्डन के बारे में पढ़नी। पेट्रा जो है आपको पता ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, पेट्रा जॉर्डन एक स्टनिंग सिटी कार्व्ड विद सैंडस्टोन। ठीक, उसमें क्या है, काफी सारी क्लिफ्स हैं, बेसिकली बहुत ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर हैं। आप पूरा जॉर्डन देखोगे तो कहीं कुछ खास आपको हरियाली दिखेगी नहीं। जैसे आपने अगर वो लेयर वाला मैप कभी देखा हो, तो हमने देखा था ना जब गए थे गूगल मैप पे घूमने। अब हम पूरा मिडिल ईस्ट घूम के आए हैं वर्चुअली, क्लास स्टार्ट होते टाइम। ठीक, आपने देखा हो पूरा सूखा पड़ा है। पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कहीं हरियाली है भर भर के, तो वो सिर्फ एक कंट्री है। क्वेश्चन आ सकता है, विच कंट्री हैज आर्टिफिशियली डेवलप्ड अ लॉन्ग फॉरेस्ट रेंज inside its territory? The answer is the most technologically advanced country, Israel। आप कभी जाएंगे ऊपर गूगल मैप पे, इकलौता ग्रीन पैच आपको दिखेगा, इजराइल में दिखेगा। ठीक, टेक्नोलॉजी जहां है वहां है। आइसलैंड बहुत अच्छे, मिडिल ईस्ट में आता है ना आइसलैंड, बिल्कुल। सूरज कुमार को हनी सिंह का गाना याद आ रहा, मोटे दिनार, आई गॉट डर्टी मनी, यू गॉट डर्टी मनी, कीप इट विद योरसेल्फ, व्हाई आर यू टेलिंग एवरीवन यू गॉट डर्टी मनी? वी गॉट क्लीन मनी, अनलाइक यू। आप बिल्कुल मोटे दिनार रखें। रैंक बताएं कितनी आई आपकी? पहली बात तो डर्टी मनी से रैंक तो नहीं खरीद सकते ना। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। वादी रम, ये भी एक वैली ऑफ मून कहा जाता है उसको। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये है पेट्रा, ये जॉर्डन का झंडा। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? ये है पेट्रा जो कि आपको दिख रहा होगा, ये सारा का सारा। ठीक, ये वादी रम। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हाँ, वादी रम ये प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब आपको यहाँ पर कहीं हरियाली खास दिख रही? इसको हरियाली नहीं बोलते पहली बात तो, ये है कैक्टस। ठीक, तो ये हरियाली नहीं मानी जाती। ये पूरी हरियाली, ये पूरा ये सारा फुल आपको ऐसी वाइब आ रही होगी भाई, इधर तो जाने में आपको खुद रियल वेदर आप फील कर पा रहे होगे इमेज देखते ही कैसा लग रहा है। ठीक, तो विंडोज में आपके वॉलपेपर ऐसे ही दिखते हैं कुछ, जो विंडोज एक्सपी अगर किसी को याद हो तो। ठीक, तो ये की हो गया। ये क्या है? ये अंकल आंटी नहीं देखने अपन को, बच्चों अपन को देखना है डेड सी। डेड सी में लोग ऐसे तैरते हैं जो आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो ऐसे डेड सी में आप डूब नहीं सकते, आप पूरे ऊपर सतह पे ही, सरफेस पे ही रहते हो। ठीक, एक दिन डेड सी जाऊंगा,
डेड मत हो जाना 1 दिसंबर से पहले, सी ही बचेगी फिर। तो जिसको स्विमिंग नहीं आती, दिस इज फॉर देम, बिल्कुल ठीक। वादीरम हमने देख लिया, हमने डेड सी देख लिया। अब ये क्या है, कैसा है? वादीरम का दूसरा नाम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है वैली ऑफ मून, बिकॉज इसकी फोटोज जो है वो फेमस है कि भाई यहाँ से वो बीच में यहाँ से चांद का फोटो लेते हैं, दिस इज वैली ऑफ मून। लोग यहाँ पर खड़े होते हैं दरवाजे के बीच में से, वो चांद देखते थे पहले। तो तुमने इस्लाम में चांद का महत्व बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वैली ऑफ मून बोला जाता है इसको, ठीक। इसके बीच में से वो चांद देखते थे, सिग्निफिकेंस बहुत था, इसलिए वैली ऑफ मून बोला जाता है इसको। और रात में बहुत सुंदर दिखती है, रात का फोटो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कोई जाता नहीं होगा वहां रात में, बिहार बिल्कुल ठीक। अब डेड सी देख लिया हमने। अकाबा जॉर्डन की कोस्टल सिटी है, जो कि ब्यूटीफुल बीचेस और उससे ओनली कोस्टल सिटी, ठीक। एक ही कोस्टल सिटी है जॉर्डन, उसका नाम है अकाबा, ठीक। क्या हमने बांग्लादेश में भी कोई एक कोस्टल सिटी देखी थी? कोई बाजार था जिस सिटी का नाम बीच था, कॉक्स बाजार, आपको याद है? ओह, थैंक यू फॉर रिवाइजिंग सर, वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट because we do not even turn the pages after the classes. We only ask for sir ppt ppt ppt, when then it is uploaded we never open it. That is our nature sir, because we have to do some other works in the house as well, the daily household chores, because हमारी मम्मी ने बाई हटा के हमें रख दिया, ठीक। और उसके बाद हम मॉक वॉक भी देते रहते हैं, तो सर पुराना रिवाइज करने का समय नहीं मिल पाता सर। तो आपको बस ये है कि एक संतुष्टि मिल जाए, रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, पीपीटी आ चुकी है, हम देख लेंगे, हम जब देखना होगा, रात के 2 बजे, दिन के 2 बजे, सुबह 5 बजे। आपको अपलोड टाइम से करना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी, हम कभी भी देखें, ठीक। तो कैमरा लगाया है क्या गन? तो ये अपने, ये आपका क्या, यही एटीट्यूड है? मैं क्या सच बोल गया क्या गलती से? ये आपके साथ यही चल रहा है कि आप आगे पार्ट पीछे से पार्ट करते जा रहे हो? रिवीजन में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है जेन्युइन वाली? अब एक चीज और चैट बॉक्स में बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी खुद की वजह से है या फिर मेरी वजह से। हाँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी ही है, बिल्कुल। मैं ही तो नहीं तुम्हारे घर आके तुम पीट के बिठा रहा हूँ, मेरी ही तो गलती, ठीक। अगर आपकी खुद की गलती है तो खुद ही सुधारें, बिल्कुल। मैं आपको माल मटेरियल दे सकता हूँ, ऐसे उल्टा आपका काम ही बढ़ा सकता हूँ कि आपको और क्या रिवाइज करना है वो बता सकता हूँ, लेकिन रिवाइज जो करना है वो आपको खुद करना है, ठीक। कब कब करना है, किस किस चीज को गोल बना के करना है, जैसे क्विज हो गया एक 13 अक्टूबर वाला, तो वो ठीक। दोनों की गलती है, वन शॉट लो आप भी, बिल्कुल करेंगे भाई। तो मैं तो मेरी क्लासेस का रिवीजन कह रहा हूँ, मैं ऑल ओवर रिवीजन थोड़ी बोल रहा हूँ। वो तो करेंगे, वो तो करना ही, ठीक। मेरी क्लासेस को तुम रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो पूछा था मैंने, ठीक। तो वो तो मेरी गलती कैसे हुई फिर, ठीक। गिराश नाम की एक सिटी है, जो कि रोमन सिटी है, और उसको अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है जॉर्डन में, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। ये है वो रोमन सिटी, ठीक। इनकी एक कैपिटल है, एक ही होती है सबकी, वैसे ज्यादातर सबकी नहीं होती लक्ष्मण, कुछ कुछ की 2 भी होती हैं, तेल अवीव और जेरूसलम, तो बट इनकी तो एक ही है, वो है अमान। उधर एक सीटाडेल बना हुआ है बीच सिटी में, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा अशोका का पिलर, अशोक का नहीं ऑब्वियसली हो, बट ये इनका सीटाडेल है बीच सिटी में, सिटी ऑफ अमान। दिस इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट में आता है ये सारा। अब गलती से आपको थोड़ी बहुत हरियाली दिख गई होगी, बट ये सब गलती से ही दिखता है, ठीक। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं। उसके बाद हमको याद करना है कि अरेबिक बोली जाती है यहाँ पर जनरली, इसका कैपिटल है अमान, इसका नेशनल एंथम है अस सल्ताना द किंगडम, ठीक। नेशनल डे है इनका 9 सितंबर, 9 सितंबर, ठीक। तो ये है इनका नेशनल डे। इसके 2 दिन बाद क्या हुआ था?
आतिशबाजी, मेरा बर्थडे, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बर्थडे भी हो सकता है 2 दिन बाद। ठीक, कितने प्लेन्स थे टोटल? 4। जो बाकी 2 नहीं जा पाए वो कहाँ जा रहे थे? एक यूएस के मिलिट्री बेस पे जा रहा था, जो उसका डिफेंस हेडक्वार्टर है, पेंटागन। एक जा रहा था व्हाइट हाउस। ठीक, तो ये ठीक, आगे चलते हैं अगेन, जल्दी जल्दी पेश करेंगे। जॉर्डन के बारे में हम बची हुई चीजें पढ़ेंगे। इनका ये स्टैटिक कंटेंट है बेसिकली। आप एक काम करो, अगर आपको ऐसा है कि जब इसको रिवाइज करने बैठो किसी भी चीज को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज दिमाग में नहीं जा रही, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर बिल्कुल सामने आंखों देखी लिखी हुई चीज, तो 2 चीज आप रिवाइज करने में काम में ले सकते हो। पहली चीज के, अब जैसे मैंने आपको चीजों की फोटो दिखा दी डेड सी में, आपको अब पेपर में ये तैरते हुई 4 लोग तो याद रहेंगे कि डेड सी हमने जॉर्डन में पढ़ी थी, उसमें आधे कपड़े पहने हुए 4 लोग तैर रहे थे, मतलब वहां पर कोई डूबता नहीं है। ठीक, तो अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को यूज करो। ठीक, किसी भी चीज की फोटो निकाल लो, गूगल कर लो, नॉर्मल मेजोरिटी ऑफ द चीजों की आपको फोटो। अब आपको क्या साबूदाना और मंकी पॉक्स याद रहे जिंदगी भर? ठीक, नवरात्रि के टाइम पे हमने साबूदाना दिन में खाया, रात में हमने मंकी पॉक्स खाया, तो जो भी है आपको एटलीस्ट याद रहेगा मंकी पॉक्स ऐसे डिजीज को बोला जाता है। अब आपने लेप्रोसी सर्च करा, कि आपको लेप्रोसी किसी को भी बताने के लिए एटलीस्ट याद रहेगा कैसा होता है। ठीक, तो ये चीज तो बता नहीं सकते, वो बात अलग है। साबूदाना खाते टाइम अब वही याद आएगा बिल्कुल। वड़े खाओ साबूदाने के, मंकी पॉक्स के वड़े खाओ बिल्कुल। ठीक, तो आई हैव डिस्ट्रॉयड योर उपवास फॉर लाइफ टाइम। तो आप कृपया कुछ और खाएं, आप फल फ्रूट खाएं, उसका भी कुछ बता दूंगा मैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे आपकी जिंदगी में। ठीक, तो फोटोग्राफिक मेमोरी को आप यूज कर सकते हैं, पहली चीज ये हो गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप क्या करो कि ये तो मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ वैसे, तो अब नहीं भी पता तो लिख लिख के याद करो। तुम्हें मेरी पीपीटी में कंटेंट मिल जाता है, बट पीपीटी ही सिर्फ पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक, उसको उतार लो ना अपनी कॉपी में, जो भी करंट अफेयर्स की या क्लास की नोटबुक है। एक बार तुम ये लिख लो कि हाँ नेशनल फ्लावर है ब्लैक आइरिस, अब इसमें क्या कर सकते हो, ब्लैक आइरिस को गूगल कर लो भाई, सिंपल। तुमने फ्लावर देख लिया, तुमने अपनी कॉपी में लिख लिया, इससे ज्यादा 90% वो दिमाग में चीज छप चुकी है। जब उसको रिवाइज करने जाओगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ हमने उस दिन फोटो क्या देखी थी, वो ये थी। ठीक, ऑलिव ट्री, ये हो गया इसका नेशनल ट्री। उसके बाद नेशनल बर्ड, ये अजीब अजीब नाम। ठीक, तो अब हम जाएंगे सबकी फोटो देखेंगे जब जब जाएंगे। ठीक, तो ये चीज, अरेबियन ऑरिक्स, तुमने नाम पहली बार सुना होगा, ये कोई जानवर है? अरेबियन ऑरिक्स नाम सुना है? मेजोरिटी लोगों ने नहीं सुना। किस किसने नहीं सुना आज तक इसका नाम, अरेबियन ऑरिक्स? तो है मेजोरिटी। ठीक, तो आप जाओगे गूगल करोगे, आपको चीज याद रहेगी। ठीक, अब मेजर रिवर्स इसमें जॉर्डन की एक नदी है, उस नदी का ही नाम है जॉर्डन, उसी के नाम पे पड़ा है ये कंट्री का नाम, रिवर। ठीक, जॉर्डन रिवर बहुत फेमस रिवर है। ठीक, और उसके बाद ऐसी और कौन सी कंट्रीज हैं जिनका नाम रिवर के ऊपर पड़ा है? कोई 2 कंट्री का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? एक तो अपनी ही कंट्री का नाम इंडस रिवर के ऊपर पड़ा है। नाइजर रिवर, कौन सी कंट्री? नाइजीरिया। ठीक, मॉस्को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, एक रिवर तो तुम भूल ही गए, इतनी बड़ी डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कॉन्गो, पूरे वर्ल्ड की सबसे गहरी नदी है, किलोमीटर किलोमीटर गहरी है एक पॉइंट पे। तो और वाटर सबसे ज्यादा किस नदी में है, हमने पढ़ा हुआ है कुछ, ब्राजील में फॉरेस्ट फायर हो रही थी शायद, कहीं मैंने ही पढ़ाया था शायद, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक, तो अमेजोन इज द मोस्ट डेंस रिवर, मतलब सबसे ज्यादा वाटर इसी नदी में।
विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर? नाइल। ठीक, नाइल कहाँ है? इजिप्ट में। इजिप्ट की कैपिटल कायरो। कायरो के पास में कौन सा कैनाल? सुएज कैनाल। सुएज कैनाल कौन से सी पे? मेडिटेरेनियन और रेड सी। रेड सी में ज्यादातर कौन ऑपरेट करता है? इजराइल। इजराइल रेड सी में जो ऑपरेट करता है उसको एक मोड़ पे कौन रोकता है मिसाइल बमबारी करके? यमन के हाउदी रिबेल्स। हाउदी रिबेल्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किस ईयर में हुआ था? गूगल करो, लिखो। नाइनटीन 75। हम क्या कर रहे थे इस टाइम पे? हम तो बंद थे। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। हम वहां थे। ठीक, तो आई होप हमने काफी सारी चीजें अगेन कनेक्ट कर दी है। ठीक, तो इंदिरा से याद आया कांग्रेस। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली इस बार? बिल्कुल नर्वस 90s में आउट हो गए, शतक नहीं बना पाए। 99 सीट्स मिली है कांग्रेस को। जो गवर्नमेंट अभी कोलिशन वाली बैठी हुई है उसमें कौन सी पार्टीज है? बीजेपी को छोड़ के ऑब्वियसली। टीडीपी, जेडीयू। जेडीयू कब एस्टेब्लिश हुई? जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। काफी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं इसके तो। जेडीयू के चीफ हमारे प्यारे, सबके प्यारे, बिहार का विकास हो ही जाएगा। बिहार को बजट कितना मिला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए? 26,000। ठीक, 26,000 में बिहार को बजट मिला है। और इसमें वो क्या चीज एक बनाना चाह रहे हैं, एक सिटी ऑफ राजगीर। राजगीर का कैपिटल, राजगीर किसका कैपिटल था पहले, कौन से एम्पायर का? मगध एम्पायर। मगध एम्पायर को एस्टैब्लिश किसने किया था? चाणक्य ने। बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजा लो। चाणक्य ने मगध एम्पायर को एस्टैब्लिश किया है। आज तो तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल। वाह भाई वाह, बढ़िया भाई। तो हम एंशियंट हिस्ट्री में जा चुके हैं धीरे धीरे से, करते करते खिसक खिसक के। बिल्कुल। तो आप ये ऐसे मैप्स खुद भी बना सकते हैं, जैसे मेरी क्लास में आपको दिख रहे होंगे मैप्स। तो बनाए तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक, दिमाग चक्कर खा गया? ठीक सर, गलत है क्या? गलत है? मैंने कुछ बोला ही नहीं। तुम सरकाज़म को सही समझ रहे थे क्या? सही में ताली बजवा दी मैंने। ठीक, मौर्य का कैपिटल पाटलिपुत्र है। तो मगध एम्पायर का कैपिटल क्या था? यूपीएससी क्लियर करवा दो, एक दिन यूपीएससी लेवल भी पढ़ा दूंगा। बिल्कुल, लाहौर। मगध एम्पायर का कैपिटल लाहौर। बिल्कुल। मौर्यन एम्पायर या मगध एम्पायर, ये आपको देखना है कि मगध है या मौर्य है। मौर्य एम्पायर तो किसी और ने एस्टैब्लिश किया था। ठीक, और मगध जो था वो अफगानिस्तान वाला एरिया थोड़ा ज्यादा था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी अगर आपको याद हो तो वो अभी करंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक, तो ये चीजें थोड़ी देख लेना, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिहार से स्ट्रेटेजी क्या आ सकती है तो बिहार में तो फिर बहुत हिस्ट्री है। ठीक, तो अगेन मैं सोच रहा हूँ एक दिन एक क्लास ऐसे कनेक्ट ही मारते मारते रखूं मैं,
तुम वहीं पे नोट्स बनाते बनाते घूम जाओगे, वो क्लास में तुम सो ही गए। कहाँ जा रहे हैं हम? नालंदा यूनिवर्सिटी अलग है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी अलग है। तक्षशिला से कौन था? अब तो सही आंसर बता दो, इस पे ताली बजी थी। चाणक्य। चाणक्य ने किसको जमीन से उठा के राजा बनवाया था? इतना तो पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। उनका बेटा बिंबिसार, उनका बेटा अशोका। अशोका ने कौन से धर्म को प्रमोट किया? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का एक बहुत फेमस सिटी है बिहार में, वो कौन सी सिटी है? सिटी 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 बोध गया तो है ही, बोध गया तो है ही, बट बजट किसको मिला है? बोध गया को तो नहीं मिला। मुझे भाई तुम्हारी तो बुद्धिज्म की स्पेलिंग देख के मजे आ रहे हैं। बुद्धिज्म, बुद्धू, बुद्धूज्म, क्या क्या लिखे जा रहे हो भाई? ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ वापस, मेरे दिमाग खराब हो जाए इससे पहले। ठीक, चलते हैं वापस, आप चैट बॉक्स अब वापस बंद कर सकते हैं। ठीक। बोध गया में अगर आपको पता हो तो पूर्वजों का पूजा होती है, जिसमें कौओं को खाना खिलाते हैं और उनको फिर ऐसे श्राद्ध वगैरह मनाना बंद करने के लिए वो होती है पूजा। कि नाउ वी फाइनली मूव ऑन फ्रॉम यू। तो अल्टीमेट मूव ऑन होता है अपने एंसेस्टर्स से गया में जाके। ठीक। गया में एक नदी है, उस नदी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नदी का नाम चैट बॉक्स में दिख जाता तो थोड़ा मजा आ जाता। गंगा तो नहीं है, फल्गु है उसका नाम, फल्गु नदी। ठीक। दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक। फल्गु नदी इन गया। सारनाथ का पिलर बिहार में है कि झारखंड में, या फिर दोनों ही जगह? जिसको लगता है सारनाथ पिलर बिहार में है वो हाथ उठाए। बिल्कुल इंस्टिंक्ट्स, नो गूगल। जिसको लगता है सारनाथ का पिलर वाराणसी के पास में है वो हाथ उठाए। गुड। तो आपके हिसाब से सारनाथ अब कहाँ है, क्या लगता है? वाराणसी। बनारस। 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 काशी। वाराणसी। हर चीज बिहार में नहीं हो सकती ना। ठीक। तो कुछ यूपी के पास भी है, तो समझ गए। आगे चलते हैं वापस। तो हमने रिवर्स पढ़ ली, एक तो जॉर्डन हमने पढ़ ली थी, जॉर्डन से ही हम डिवेट हुए थे। अगली जो रिवर है इंपॉर्टेंट, दैट इज यारमुक। उसके बाद मेजर लेक्स, डेड सी और टिबेरियस नाम है सी ऑफ गैलीली का दूसरा। ठीक है, इसलिए आज मैं और लेके आया हूँ कि सी ऑफ गैलीली अगर आपने नाम नहीं सुना हो, मतलब सुना हो, और अगर उसका कोई दूसरा नाम आ जाए पेपर में, तो उसका दूसरा नाम है टिबेरियस। टिबेरियस। ठीक। वो लेक का नाम है सी ऑफ गैलीली। सी ऑफ गैलीली में कौन बैप्टाइज हुआ था? जीजू। तो जीसस क्राइस्ट बैप्टाइज हुए थे कहा? मेरा यीशु यीशु सी ऑफ गैलीली। ठीक। सी ऑफ गैलीली में उनका बैप्टिज्म उन्होंने किया। उसके बाद वो बिलोंग कहाँ से करते थे? नाजरत से बिलोंग करते थे। नाजरत कहाँ है? इजराइल के अंदर है या बाहर? उसके अंदर ही है। ठीक। और उनको क्रूसिफाई कहाँ किया गया? मोस्ट कंट्रोवर्शियल सिटी जेरूसलम। ठीक। और उनका रिजरेक्शन कहाँ हुआ? वो भी जेरूसलम में ही हुआ। ठीक। इसलिए वो क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि वहां पे प्रोफेट मोहम्मद वहीं से जन्नत की तरफ गए थे, तो उन्होंने वहां पर एक मस्जिद बनाई हुई है, काफी सुंदर सी, बहुत ही सुंदर मस्जिद है वो। उसकी तुम बाकी किसी मस्जिद से कंपेयर कर लो। एक अबू धाबी में एक मस्जिद है बहुत सुंदर, व्हाइट कलर की है, पूरे फुल, देखा होगा उसको शायद, उसका नाम क्या है वो याद नहीं आ रहा मुझे। तो दुबई से लोग वो मस्जिद देखने ही जाते हैं, बहुत सुंदर है, प्योर व्हाइट। तो एक वो है सबसे ज्यादा सुंदर पूरे वर्ल्ड की। उसके बाद अल अक्सा, अगर आपने नाम नहीं सुना हो, ठीक, तो एक वो है। उसके बाद जुडाइज्म की कोई एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर वो प्रेयर करने जाते हैं यूज, क्या है वो? ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न? कुछ तो है, वेस्टर्न वॉल। इस वॉल के थोड़ा सा ही पीछे मस्जिद है अल अक्सा, ठीक। और तुमने अगर वो जेरूसलम वाला वीडियो देखा हो, तो जेरूसलम पूरी एज अ सिटी ही वॉल्ड सिटी है, पूरा शहर ही दीवार से गिरा हुआ है। और वो वेस्टर्न वॉल नहीं, वो दूसरी वॉल है, वेस्टर्न वॉल तो अंदर ही है शहर के, ठीक। बट जेरूसलम जो है वो पूरा शहरी एक सिटी जो है वो वर्ल्ड सिटी है, उसके 4-5 दरवाजे हैं, उसी से लोग आना जाना कर सकते हैं। हाँ, यही वाली जो मॉस्क की बात हो रही है, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, एक बार इसको सर्च करो गूगल पे, अबू धाबी शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन द वर्ल्ड। तो हम चलते हैं आगे, जब तक आप गूगल कर रहे हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन, नबेटियंस, रोमन्स, और ये सारे सिविलाइजेशन आपको याद रखने हैं, बस नाम याद रखने हैं कि यहाँ पर किस किस ने राज करा है, किस किस में कहाँ पर, जॉर्डन में, ठीक। टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, ठीक। क्या आपने देख ली मॉस्क? डू यू एग्री विथ मी? तो है वो बहुत ज्यादा सुंदर, ठीक। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, व्हाइट रेवोल्यूशन 1 कौन लाया था? वर्गीस भाई, वर्गीस कुरियन, ठीक। वर्गीस कुरियन कौन थे? क्रिश्चियन थे, वो तो है। तो क्रिश्चियन थे तो जेरूसलम भी गए होंगे शायद, ठीक। तो जेरूसलम से थोड़ा बाहर आते हैं। वर्गीस कुरियन जो थे वो जो गुजरात में मिल्क यूनिट्स और जो उनका गवर्नमेंट एजेंसी थी मिल्क के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके वो डायरेक्टर थे, ठीक है, हेड एक तरीके से, ठीक। जो गुजरात में सारा सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क देखती थी। क्या पढ़ेंगे अभी, अगर आपको नाम क्लियर नहीं हो, वर्गीस कुरियन। इन्होंने क्या करा, कुरियन की स्पेलिंग यू तो नहीं आएगा, देख लेना जो भी, ठीक। तो इनकी जो थी एफर्ट्स, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने प्रॉपर मार्केटिंग करी, कोलैबोरेटिव अप्रोच करी कि आप सब अपनी गाय भैंसों की दूध मिलाओ और यहाँ लेकर आओ एक जगह, एक यूनिट पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दो, सब मिला जुला कर हम एक कोलैबोरेट करेंगे। और अब हम सारे मिला जुला कर, आनंद नाम का एक शहर है गुजरात में, जब आप एकता सिटी जानते हो, एकता सिटी है एक गुजरात में, नहीं पता? एकता सिटी इज द प्लेस वेयर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज, ठीक। केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैं गया हूं तो मुझे पता है। तो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जब आप अहमदाबाद की तरफ आओगे, ठीक है, बाय रोड वडोदरा अहमदाबाद इधर जाओगे, उसके बीच में एक शहर पड़ता है, वो है आनंद। आनंद शहर में ये एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर बना किसका? नाम तो सुना ही होगा, पूरे वर्ल्ड में जानते हैं अब तो लोग, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो पूरा वर्ल्ड ही पीता है अब तो। तो अमूल नाम का जो ब्रांड है, ये कोई कंपनी नहीं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक। तो ये कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ना शेयर मार्केट में आपको कहीं लिस्टेड दिखेगी, कुछ नहीं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। गुजरात में आनंद मिल्क करके इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक। वो देख लेना क्या अमूल का फुल फॉर्म क्या है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन इन्होंने लेके आए, 1970 की बात है, ठीक। 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, कुरियन की स्पेलिंग तो बहुत ही ज्यादा गलत लिखी थी मैंने, ठीक। तो अब ये थे 1970 में इन्होंने पूरा रेवोल्यूशन लेके आया। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 क्या है? अब क्या है कि जब हम व्हाइट रेवोल्यूशन 1 ला रहे थे 1970 में, उस टाइम पे इंडिया बहुत पीछे था मिल्क प्रोडक्शन के मामले में पूरे वर्ल्ड में, ठीक। हमसे ऊपर कौन सी कंट्री थी, मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कौन था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको पता है गाय भैंस कहाँ की फेमस सबसे ज्यादा? वो तो फेमस वेमस तो छोड़ो, लेकिन सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होता था?
कुछ आइडिया है? किस किस को आइडिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका was the number one milk producer until white revolution 1.0. हमने सारी कंट्रीज को लाइन से पीछे छोड़ा, फिर हम गए कहा यूएसए से भी ऊपर, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हम तब से लेके आज की तारीख तक नंबर 1। तो मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है? हम, बिल्कुल ठीक। इस व्हाइट रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। तो आप अगर कभी किसी बाढ़ या उससे इसको रिलेट कर दें और खो जाएं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन। ये न जाने कितने सरकारी गवर्नमेंट की ऑब्वियसली गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक। एसएससी का पेपर दो, आरआरबी का पेपर दो, जीके का कभी भी कोई स्टैटिक जीके का पेपर बनेगा, उसमें ऑपरेशन फ्लड पे 2-3-4 साल बाद घूम फिर के क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक, क्योंकि वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन कैक्टस से कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? चैट बॉक्स में तो बताओ। मालदीव्स, ईयर बताओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1988, थर्ड मिलिट्री ग्रुप, वो जो उसके प्राइम मिनिस्टर को हमने प्लान खोखले कर दिए थे उनके मिलिट्री वाले, और हम पहुंच गए थे अपने मिलिट्री लेके। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोहम्मद अब्दुल गायूम प्राइम मिनिस्टर था कि डिक्टेटर था? डिक्टेटर। पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था मालदीव्स का? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। मोहम्मद नशीद, इब्राहिम लोदी, बाबर, अच्छा, जहांगीर, नशीद। और जो मोहम्मद मोइजू है वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट? 8th। कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। इज इट द राइट आंसर? चलो, मालदीव्स भी रिवाइज। कितने आइलैंड्स हैं मालदीव्स में? 1000 के ऊपर? एग्जैक्ट नंबर चाहिए मुझे। 1192, गनिका शर्मा, बहुत अच्छे। और लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं डूबने के बाद? 37 थे पहले, एक डूब गया, ठीक। और मालदीव्स की कैपिटल जो है उसमें किस रिलीजन की सबसे ज्यादा आबादी है? मुस्लिम कंट्री है वो, 95% इस्लामिक है, ठीक। और व्हाई डू इंडियंस प्रेफर मालदीव्स? ये बिल्कुल तुम सबका ही पहला लेक्चर होगा मेरे साथ, ये जिसकी बात चल रही है। हनीमून, बिल्कुल चिराग खत्री। भाई हनीमून पे कोई भाई बोलते तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा चिराग? तो सोचो भाई, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो जाए चिराग, तो तुम मालदीव में ही वहां नीला पानी देख के कूद जाओ कि अब जीने का कुछ नहीं बचा है, ठीक। वहां जा रहे हो, वो चेक इन करवा रहे हैं, बोल रहे हैं ये भैया है हमारे, तो कुछ भी हो सकता है। चलो आगे। टारगेट व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ने कराया, मतलब इनका जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक, उन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर इसको इनिशिएट करा है। इसके पूरी एक एसओपी दी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किसके लिए? व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए। क्योंकि अब व्हाइट रेवोल्यूशन तुम सिंपल कंसेप्ट में बोलोगे कि भाई पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो ऐसे किसी को याद नहीं रहेगा। प्रॉपर वो उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन बना के दिया है कि अब हम वापस से, क्योंकि हमारा इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन डिक्लाइन होता जा रहा है, हम इतने ऊपर हैं कि डिक्लाइन होने के बाद भी हम ऊपर ही बैठे हुए हैं, बट बहुत हद तक हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो इसमें स्पेसिफिक फोकस बहुत सारी चीजों पे किया गया है, और ये एसओपी को बोला गया है मार्गदर्शिका।
ठीक। मार्गदर्शिका, किसी स्टूडेंट का नाम तो नहीं? अच्छी बात है। तो मार्गदर्शिका बोला गया है, मार्गदर्शन आपको पता ही होगा। तो ये लॉन्च करा है, ये 2 लाख न्यू मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाएगी, MPAC, 2 लाख इन नंबर। तुम्हारे कैमरे क्यों ऑफ हो गए भाई? मुंह दिखाई करने में शर्म आ रही है। खाना वाना आ गया क्या? तुम लोग क्या करते हो ये क्लास के टाइम पे? खाने का क्या करके आते हो? खा के आते हो कि बाद में खाते हो? खा के आते हो? 8:30 तक तो हो जाता होगा बेसिकली खाना जनरली। कौन कौन खा के नहीं आता और 20 क्लास में खाता है? वाह वाह वाह, कभी हमें तो नहीं दिखाई तुमने थाली। खा लेते हो अकेले अकेले। आज हमारी क्लास में लड़ाई हुई 2 बच्चों के बीच। ये टिफिन लाती है, जिस दिन लौकी गिलकी लाती है हमारे सामने खोल के रख देती है और हमारा टिफिन खा जाती है। जिस दिन ये अच्छा कुछ लाएगी उस दिन ये अकेले खा के आ जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कि टिफिन कहाँ गया। तो ये 25-26 साल के बच्चे लड़ रहे हैं टिफिन के ऊपर। आज तो प्राइमरी जैसा फील आ गया मुझे क्लास में। उनका तुम कंप्लेन और कर दो मैम से जाके, क्लास टीचर से जा। तो यही बचा है बस। तो टारगेट वाइड रेवोल्यूशन जो है डेली, इन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, डेयरी कोऑपरेटिव्स, इनको प्रोजेक्ट करने का बोला है कि हम 100 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ मिल्क को डेली बाय द एंड ऑफ 5th ईयर ऑफ द इनिशिएटिव। 5 साल का प्लान है बेसिकली। अगर आप ये देखेंगे तो 5 साल का प्लान है, आपको ये पता होना चाहिए कि वाइट रेवोल्यूशन 2.0 अगले 5 साल के लिए किया गया। 5 साल में क्या करने वाले हैं ये लोग, 100 मिलियन का मिल्क का प्रोक्योरमेंट करेंगे डेली, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत नीचे जा चुका है। हम 100 मिलियन पहुंच ही नहीं पा रहे। हम बहुत ज्यादा ऊपर थे, 230 पे थे हम, 230 एंड मोर डेली बेसिस का। ठीक, तो ये उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन कोलैबोरेशन विथ नाबार्ड। नाबार्ड आपको पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? गूगल करेंगे आंसर लिखेंगे, गूगल करेंगे आंसर लिखेंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन या डायरेक्टर। चिराग को सब पता है, थाईलैंड भी डेस्टिनेशन है, मालदीव भी तुम हनीमून के ऊपर कुछ पीएचडी करके बैठे हो ऐसा लग रहा है। डॉक्टर चिराग, मीनेश के मीनाश, डॉक्टर मीनेश शाह। ये जो है इनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वन लाइनर में आ गया फंस जाओगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके चेयरमैन है या डायरेक्टर हैं या फिर हेड हैं? ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, क्योंकि नाबार्ड जो है वो ऑलरेडी आपको पता है बहुत पुरानी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, वो तो मिनिस्ट्री ही है, तो उसके ऊपर नहीं पूछेंगे ज्यादा। इसका मिनिस्टर कौन है वो तो बता दो, हमने वो तो बताया ही नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन किसके अंडर आती है? अमित, कौन अमित? तो जय शाह के पापा, अमित शाह के डायरेक्टली अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। आज कितने टॉपिक हो सकता है? आखिरी टॉपिक हो सकता है, इसके बाद एक और टॉपिक हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे। ठीक, किसी को बोर तो नहीं लग रहा? स्पीड तो मैं आज थोड़ी धीमी लग सकती है क्योंकि मैंने बीच में बहुत अलग अलग चीजें भी डिस्कस करी हैं। ठीक, तो टॉपिक कम थे तो मैंने कहा थोड़ा और भी चीजें डिस्कस कर लूं, थोड़ा रिवाइज ही करवा दूं तुम। ठीक, तो आगे फैक्ट्स। कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, ये है एक इनिशिएटिव। ठीक।
ठीक, ये कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये आपको थोड़े याद रखें इसमें। ठीक, एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है, इनका आपस में कोऑपरेशन करेंगे, ये गवर्नमेंट का एम है। स्पेसिफिकली हमने देखा हुआ है कि ये मॉडल गुजरात में काफी सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद ये अलाउ करता है डेयरी फार्मर्स जो है उनको एक्सेस करना इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट वाया रुपे किसान कार्ड। रुपे किसान कार्ड आपको याद रखना है, आप वीजा और माइस्ट्रो मत लगाया अगर ऑप्शन में आता है कुछ तो। आपके घर में होंगे बहुत कार्ड्स, आप अमेरिकन एक्सचेंज, अमेरिकन एक्सप्रेस लगाए हैं, पूरा एमएक्स कार्ड लगाए हैं वहां पे किसानों के लिए, तो आपसे बड़ा अगेन बेवकूफ कोई नहीं। ठीक, कि किसानों को कौन सा कार्ड दे रही सरकार? अमेरिकन एक्सप्रेस। वाह, बिल्कुल इंटरनेशनल यूसेज। ठीक, तो ऐसा नहीं। उसके बाद पैक्स का कंप्यूटराइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पैक्स? पैक्स है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जो अभी भी लोन देती हैं, क्रेडिट देती हैं, उनको ये क्या करेंगे? उनको कंप्यूटराइज करेंगे। ठीक, कंप्यूटराइजेशन मतलब इनको मॉडर्नाइज करेंगे, इनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? प्रॉपर कंप्यूटर सेटअप करके दो, सारी चीज ऑनलाइन लेके आओ, सारे कागजात को तुम एक सर्वर पे डालो, ये करो वो करो, ये सारा। ठीक, ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया अभी भी वर्ल्ड का टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है, with the production having reached 231 million tons during 2022 and 23। मैंने बोला था 230 के ऊपर निकल गए थे हम एक टाइम पे। ठीक, 230 के ऊपर थे हम पिछले साल तक, अब हम डिक्लाइन हो चुके हैं बहुत ज्यादा। ठीक, तो इसीलिए ये व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 आया है। मतलब तुम सोचो पिछले साल तक हम इतने ऊपर थे और एकदम रैंडमली हम डिक्लाइन हो चुके हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द काउज एंड बफेलोज। उनके लिए फिर अलग स्कीम्स आई हैं जो इनिशिएटिव्स लिए गए। ठीक, 1951 में इंडिया का प्रोडक्शन कितना था? 17 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क। बस 17 से हम 231 पे पहुंचे, इतना ज्यादा। तो जब ये चीजें एनालाइज करी गई और 1970 में फिर फाइनली ये लेके आया गया। मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे स्टेट कौन सा है? वो है यूपी। सबसे ज्यादा ऊपर है यूपी। यूपी की कैपिटल इलाहाबाद, इलाहाबाद की कैपिटल लखनऊ, और लखनऊ में ही काशी विश्वनाथ टेम्पल है। फिर उसके बाद वहीं पर थोड़े से ही आगे जाके अयोध्या आती है जिसमें लक्ष्मी जी का मंदिर है। ठीक, और ये सारे फैक्ट्स आपको नहीं पता, आप लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक, तो ये सारी चीजें ये बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं चीज। ठीक, तो नोएडा जो है वो राजस्थान में आता है, वो यूपी का पार्ट नहीं है कल से। और वहां पर एक एयरपोर्ट बन रहा है, ये सही फैक्ट है, जेवर एयरपोर्ट, अगर आपने नाम सुना, ग्रेटर नोएडा के आगे बन रहा है, ये तो सही बताया मैंने। ठीक, जेवर एयरपोर्ट इंडिया का वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनेगा वहां पे। एक नवी मुंबई में बन रहा है नया एयरपोर्ट, एक उधर भी बन रहा है। ये सारे मेन दो बड़ी सिटीज के एयरपोर्ट का लोड, एयर ट्रैफिक को हटाने के लिए। ठीक, तो यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कोई याद आ रहा मुझे? नायडू साहब। नायडू साहब को पैसे कितने मिले इस बार बजट में? कितनी धनराशि घर लेके जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू? 1500, 15,000। 1500 तो नहीं देंगे भाई, बिहार को 26,000 दे रहे हैं, इनको 1500 में तुम्हारी कम सीटें नहीं, तुमने छोड़ो, तुम छोटी सी मेलोडी में मान जाओ, उनको सिल्क देंगे, तो ऐसा नहीं। तो 15,000 बजट में तो इतना अलोकेट किया गया, बाद में उसको इंक्रीज कर दिया गया, बट 15,000 वाला फिगर हमको याद रखना इंपॉर्टेंट। 15,000 फॉर आंध्र प्रदेश एंड 26K फॉर बिहार। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, हैदराबाद में नहीं, कोई एक सिटी को डेवलप करने के लिए मेजोरिटी ये फंड है। अमरावती क्या है उनकी? आंध्र प्रदेश की पोर्ट सिटी कौन सी है सबसे बड़ी? वाइजैक में कौन सा कॉलेज जिसमें तुम्हें नहीं जाना? वो वाला। ठीक, डीएसएनली। लोकेशन बहुत अच्छी है उसकी, कभी उसको गूगल करके देखना, पहाड़ के नीचे बसा हुआ है।
जैसे तुमने अगर कभी धर्मशाला का स्टेडियम देखा हो क्रिकेट वाला, और जैसे तुम्हें वहां से पहाड़ दिखता है प्रॉपर, या एनएलयू से पूरे पहाड़ का व्यू दिखता है बढ़िया, कभी डीएसएनएलयू की फोटोज देखना गूगल पे। अब यहाँ पर क्या क्या मेन चीजें हैं जो कि इंट्रोड्यूस करी गई हैं व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 में, जो कि आपको हेडिंग बना के लिखनी है। पहला है जेनेटिक इंप्रूवमेंट। काउ की जीन्स को इनको क्या करा गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स सॉर्टेड सीमेन। ठीक है, अलग अलग, अब अगर आपके सीमेन है और उसको आप साइंटिफिकली अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, और आपको क्या चाहिए, काफ चाहिए, काफ में कौन सी वेरायटी चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉपर वो है। ठीक, इससे क्या है, इससे आपको अलाउ होता है प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द डिजायर्ड जेंडर। ठीक, ये मॉडिफाई करके हमें अगर लड़की चाहिए तो हम लड़की ही पैदा कर सकते हैं काऊ में। ठीक, ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको अगर ये फैक्ट पता हो नहीं पता हो कि जो बैल होते हैं वो यूजलेस होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। ठीक, बैल बुद्धि तो वैसे ही है उनकी फेमस। बाकी जनरली जो है, जो बैल पैदा होते हैं गाय में, जब वो होती है पैदा, तो जो फीमेल होती हैं वो तो प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन में काम करने में उनको ले लिया जाता है, उनकी खरीद फरोख्त चलती रहती है। बैल होते हैं, उनको काट के डिनर बना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं बीफ। तो और वो भी एक पीरियड होता है, आपको पता होगा कि पूरे जिंदगी भर नहीं दूध देती रहती है गाय। ठीक, तो इसलिए काफी ज्यादा वो भी है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक, एम्ब्रियो ट्रांसफर एक टेक्नोलॉजी, ईटी टेक्नोलॉजी ये है। दूसरा है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन काउस। ठीक, तो इंसानों में सक्सेस हो गया तो हम गाय में ले गए उसको। ठीक, चलो भाई वहां भी। अब ये तीन चीजें जीन्स को मॉडिफाई करने के लिए और अपनी डिजायर्ड जेंडर की काउ को दुनिया में लाने के लिए करी जा रही हैं, जिससे हमारा ये जो बैल बुद्धि वाले वेस्टेज हो जाती है थोड़ी, कि भाई मिल्क प्रोडक्शन इनका तो कोई काम है ही नहीं, तो तुम जाओ खेत जोतने, वहां काम करो, वहां अच्छा ट्रैक्टर आ गए, अच्छा एक काम करो फैक्ट्री चले जाओ। तो ऐसे ही कटती हैं गाय। नहीं करना चाहिए बट रियलिटी है। ठीक, तो इंडिया में तुम्हें पता होगा बीफ बैन है। इंडिया की कैपिटल दिल्ली। दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने सर कटे रखे हैं बीफ के, मैंने देखे मार्केट में। देश की राजधानी में बीफ बैन जब फॉलो नहीं हो रहा है तो बाकी जगह क्या ही होगा। ठीक, तो प्रॉपर तुम अगर कभी ऐसे पहाड़गंज साइड से जाओ जामा मस्जिद, वहां लाइन से दुकानें हैं, पूरी फुल नॉनवेज की हैं। करीम वगैरह तुमने नाम सुना होगा, नॉनवेज की बहुत फेमस शॉप है वो सारा जामा मस्जिद के सामने लाइन से। जामा मस्जिद वहां प्रॉपर सर कटे रखे रखे हुए हैं गाय के, तो वहां बीफ 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 बहुत बिकता है। अब कैसे बिक रहा है वो तो वो जाने। व्हाइट रेवोल्यूशन 1 के बारे में समझ लेते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 1 में क्या था, ये जो मैंने गुजरात वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी तुमको बताई थी, उसका नाम था गुजरात कोऑपरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, GCMMF। इसके प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे कौन, ये वर्गीस कुरियन। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कोऑपरेटिव मॉडल डिजाइन करा कि सब लोग क्या करेंगे, फार्मर्स अपना पूल करेंगे रिसोर्सेस और एक कोऑपरेटिव बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे डेली बेसिस पे कि ये एक सब अपना रिसोर्सेज और दूध पूल करके क्या करेंगे, एक बड़ी शहर लेके जाएंगे, वहां पर हम इसको प्रोसेस करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। उसके बाद हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम इसको डेयरी प्लांट सेटअप करेंगे, प्रॉपर फैक्ट्रीज, जिसमें आप इससे चिलिंग सेंटर्स, उसको ठंडा रखा जा सके बहुत टाइम तक। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिलेंगी आपको, हमारी तरफ से ही मिलेंगी। क्वालिटी कंट्रोल स्टार्ट हुआ, मार्केटिंग करके एक वेंचर बनाया गया, उसका नाम था अमूल। ठीक, जो कि अब पूरे देश भर में एक हाउस होल्ड ब्रांड है। ठीक है, तुमने मक्खन किसी भी ब्रांड का खाया हो, घूम फिर के तुम अमूल पे ही आ जाते हो। ठीक, मेरे मेरे साथ तो ऐसा ही है। पर्सनली अमूल के अलावा कुछ पसंद नहीं आता मेरे को, बटर में एटलीस्ट, चीज बीज तो चलो सभी एक सी लगती है, बट मैं तो घूम फिर के अमूल पे ही आ जाता हूँ, मेरे को तो काफी पसंद है। तो इंडिया जो है यूएस को सरपास करके बन गया नंबर 1 प्रोड्यूसर। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4।